इंस्पेक्टर आनंद भोसले रात को अपने घर लौटा। डिनर की क्या पोजीशन है? उसने अपनी बीवी से पूछा। जल्दी आ गए हो? अभी टाइम है? वांदा नहीं, तब तक मैं घूंट लगाता हूँ। शोभा ने सहमति में सिर हिलाया और फिर उसके लिए एक ट्रे पर रखकर विस्की सोडा वगैरह लेकर आई। भोसले ने जाम तैयार किया, एक घूंट हलक से नीचे उतारा, फिर तृप्तिपूर्ण भाव से ओठ चटकाए। छोकरा कहाँ है? फिर वो बोला, अभी तो यहीं बैठा नॉवल पढ़ रहा था। शोभा बोली, बुलाऊं? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा। तभी सुदेश खुद ही वहां पहुंच गया। आ भाई बैठ इधर आके, भोंसले बोला, मैं तुझे ही याद कर रहा था। सुदेश अदब से मुस्कुराया और उसके सामने सोफा चेयर पर बैठ गया। विस्की पिएगा? क्या गजब करते हो, तत्काल शोभा ने प्रतिवाद किया। खबरदार जो ऐसी दोबारा बात की, इसकी माँ को पता चला तो मेरा खून कर देगी। खामखा इतनी सी बात पर छुप के शर्तिया पीता हुआ क्यों बे? सच बोल, कभी घूंट लगाया? अंकल, किसी तीज त्योहार पर, किसी शादी ब्याह पर, दोस्तों के साथ, उनकी जीत पर। यू नो हाउ इट इज। देखा, मैं तेरी माँ को मान बोलूंगी, शोभा धमकाती से बोली। उसे मालूम है, सुदेश बोला। हा हा, भोसले ने अट्ठास किया। ठीक है, हंस लो। शोभा मुंह बिसूर कर बोली, लेकिन अभी इसे पिलाने की कोशिश की तो बोतल फोड़ दूंगी। ठीक है ठीक है आंटी, आई वॉन्ट, सुदेश बोला। मुझे ड्रिंक्स का कोई शौक नहीं। बढ़िया, भोसले बोला। आज कितने नोवेल पढ़े? आज तो मैं कल वाला ही खत्म नहीं कर सका। क्यों भला? मन नहीं लगा, बार बार दिमाग आपके डबल मर्डर की ओर भटक जाता था। मेरे डबल मर्डर की ओर? अबे, अपनी मौसी को विधवा करेगा? ओ माय गॉड अंकल, मैं यार्ट वाले डबल मर्डर की बात कर रहा था। अभी भी यही सोच रहा है कि पहले कौन मरा? नहीं। कातिल का कोई क्लू मिला? अभी नहीं। दिन में मैं बीच पर गया था, काफ़ी लोग वारदात का जिक्र कर रहे थे, कुछ लोगों से तो मैंने बात की। क्यों भला? यूं ही। क्या बात की? कुछ खास नहीं। किसी की कोई बात मेरे कानों में पड़ी तो मैं भी एक आध सवाल पूछ लिया। क्या पल्ले पड़ा? कुछ नहीं। फिर क्या फ़ायदा हुआ? मैं किसी फ़ायदे की निगाह से बीच पर थोड़ी गया था, मैं तो यूं ही गया था। वहाँ मुझे नागपुर से सैर करने और पिकनिक मनाने आई एक फैमिली मिली थी। वो लोग जो कि बस हस्बैंड और वाइफ, दो ही जने थे। बीच के करीब जो टेंट लगे हुए हैं उनमें से एक में ठहरे हुए थे। हस्बैंड का नाम सनत तिवारी था। मैंने उसे बताया था कि मैं नागपुर से हूँ, मैं भी नागपुर से था, तो बहुत प्रभावित से मेरे से मिला था। नागपुर में हौजियरी का कारोबार है उसका। बोलता था बहुत बिजी रहता था, बहुत मुश्किल से बीवी को कहीं सैर कराने ले जाने का टाइम निकाल पाता था। मुरुट को इसलिए चुना बताया था ताकि कोई बिजनेस एसोसिएट, कोई होलसेल कस्टमर डिस्टर्ब करने करने ना पहुंच जाए। उसका जिक्र किस लिए? वो लोग सारा दिन बीच पर खाते पीते धूप सेंकते गुजारते हैं, इसलिए। क्या मतलब? वो लड़की जो उस याट से जिस पर कि कत्ल हुए थे, पानी में आ गिरी थी, दिव्या मेहता, वही। वो याट पर पहुंची कब होगी? वो कहती है उस सेल्समैन मानक मोहल्ले के डोंगे पर आकर उसे डूबने से बचाने के 10-15 मिनट पहले ही वो याट पर पहुंची थी। किसी ने उसे याट पर सवार होते देखा तो होगा। इत्तेफाक से किसी ने नहीं देखा था। इस उस वक्त बीच पर मानक मोहल्ले ही एक शख्स था जिसने उसे देखा हो सकता था, लेकिन उसने भी नहीं देखा था, क्योंकि वो कहता है कि इत्तेफाक से एन उसी घड़ी उसकी तवज्जो रेत पर पड़े एक शख्स की तरफ चली गई थी, जो कहता है कि ऐसा उस लड़की याट पर से समुद्र में गिरने से 10-15 मिनट पहले ही हुआ था। वो तो सुना है, वहाँ वहाँ था ही याट की निगाह बीनी के लिए।
हाँ, फिर भी ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि उस पर एक बार नहीं जबकि उसे शंख मिला, उसकी निगाह याट पर नहीं रही थी। तभी ये इत्तेफाक भी हुआ कि वो लड़की याट पर पहुंची, आगे पीछे पहुंची होती तो मोहिले ने उसे ज़रूर देखा होता। हाँ, मोहिले का उसे न देखा होना ये साबित करता है कि वो याट पर पहुंची थी जबकि उसकी तवज्जो याट की जगह शंख की तरफ थी। हाँ, वो कब से बीच पर था? यही कोई 1 घंटे से। तो इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? यूं ही, आपको एतराज है तो नहीं पूछता। नहीं नहीं पूछ, मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि कुछ पूछने से पहले ये बता, तूने नागपुर वाले तिवारी मियाँ बीवी का जिक्र क्यों किया? कोई वजह है या यूं ही किया? वजह है। क्या वजह है? सनत तिवारी कहता वो बीच पर था। हौसले संभल कर बैठा। कब? उसने पूछा। तभी जब मोहिले कहता है कि वो वहाँ था और उसे कोई शंख भी नहीं मिला था। मतलब? अंकल, याट पर पहुंचती लड़की मोहिले को तो शंख की वजह से न दिखाई दी। वो सनत तिवारी को क्यों न दिखाई दी? वो पायर पर पहुंची होगी, वहां से डोंगी में सवार हुई होगी, उसे खेकर यार्ड तक लेकर गई होगी, फिर उस पर सवार हुई होगी। इतने काम पलक झपकते तो ने, तो नहीं नहीं पलक झपक तो हो नहीं गए होंगे। फिर वो सनत तिवारी को क्यों न दिखाई दी? दिखाई दी होगी, लेकिन क्योंकि उसका लड़की से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो बात उसके जेल में दर्ज नहीं हुई होगी। ऐसे लोग बात देखी को आम अनदेखी कर देते हैं। अंकल, कहते हिचक होती है, लेकिन सुना है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, फिल्म स्टार लगती थी। थी तो थी तो सही ऐसी ही। अंकल, तफरीह के लिए घर से निकला कोई शख्स जो अपने बिजनेस से अपनी तवज्जो हटाने का इच्छुक हो, जो बीच पर मौजूद इस समुद्र का और उसमें खड़े याटों का नज़ारा करने के लिए हो, वो क्या ऐसी किसी लड़की को देखने के बाद इतनी आसानी से भूल जाएगा? नशे में हुआ। शोभा ने राय शोभा ने राय पेश की। तफरीह बनने के लिए लोग बाग सुबह से ही खाना पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें और तो कोई काम होता नहीं। ये मालूम करना क्या मुश्किल काम है कि वो ड्रिंक करता है या नहीं। कल जब वो खुद ही को बीच पर मौजूद बताता है तो ड्रिंक किया था या नहीं? नाम क्या बताया ना तूने उसका? हौसले संजीदगी से बोला। सनत तिवारी। नागपुर से। साथ में बीवी है। हाँ, वहाँ जो तंबुओं की छत वाली टूरिस्ट हट्स हैं, उनमें से एक में ठहरा हुआ है। हाँ, नंबर 8 में। उससे बात करूँगा ज़रूर। लेकिन अभी आपने पूरी बात तो सुनी ही नहीं। और क्या कहना चाहता है? सनत तिवारी कहता है कि शनिवार दोपहर बाद भी वो बीच पर बैठा मौसम का आनंद ले रहा था, जो कि तब बहुत ही सुहाना हो गया था। उसकी सीहोर की तरफ तवज्जो इसलिए गई थी क्योंकि वो समुद्र में मौजूद सारे याटों में सबसे बड़ा था। तब उसने पायर पर एक लड़की को देखा था, जो कि उसके परले सिर पर पहुंचकर सीहोक की तरफ हाथ हिलाने लगी थी। तब सीहोक से डोंगी पर एक आदमी पायर पर पहुंचा था और उसे डोंगी पर बिठाकर वापस सीहोक पर लौटा था। सनत तिवारी कहता है तब वो लड़की डेनिम की नीली जींस और लाल कमीज पहने थी, और वो वही लड़की थी जिसकी उसने अखबार में तस्वीर छपी देखी थी, जिसका नाम दिव्या मेहता था। भोसले विस्की पीना भूल गया। उसने गिलास परे रख दिया। शनिवार, वो बोला। हाँ, सुदेश बोला। दोपहर बाद? हाँ। टाइम का कोई अंदाजा? 3 बजे के आसपास। यार्ड पर कब तक ठहरी? 4 बजे तक। वापसी में उसके हाथ में कुछ चिट्ठियाँ थीं। वापसी में उसके हाथ में कुछ चिट्ठियाँ थीं, जो कि उसने किनारे पर आकर यार्ड क्लब के आयरन गेट के करीब लगे लेटर बॉक्स में डाल दी थी। ये तिवारी का अंदाजा है कि हाथ में चिट्ठियाँ थी तो पोस्ट भी की होंगी, या उसने
उसे चिट्ठियाँ लेटर बॉक्स में हवा डालते हुए चिट्ठी और लेटर बॉक्स के हवाले करते देखा था। ये तिवारी का अंदाजा है कि हाथ में चिट्ठियाँ थी तो पोस्ट भी की होंगी, या उसने उसे चिट्ठियाँ लेटर बॉक्स के हवाले करते देखा था। मैं उसे थाने में तलब करूँगा, उसे भी और उसकी बीवी को भी। शायद शायद वो अपने खाविंद के बयान की तस्दीक करने की स्थिति में हो। शायद उसने अलग से कुछ सोचा हो, कुछ देखा हो। ओह अंकल, ऐसा कब करोगे? कल पहला काम यही करूँगा। उससे पहले कि वो नागपुर के लिए रवाना हो गया तो वो बोला कुछ ऐसा? बोला तो नहीं, लेकिन इस बाबत उस पर कोई पाबंदी तो नहीं। वो लोग अपनी कार ड्राइव करके यहाँ पहुँचे हैं, क्या पता रात को ही चल दें या अर्ली मॉर्निंग निकल लें। शोभा तू समझ रही है ये क्या कह रहा है? ये, ये जो मर्जी का है। शोभा तू न कर बोली। डिनर बिना मैं नहीं जाने दूंगी। आज पता नहीं कितने अरसे बाद ये मौका आया है कि डिनर के टाइम आप घर हैं। अंकल मैं कुछ बोलूँ? सुदेश बोला। बोल भाई, आज तू ही ये अच्छा बोल रहा है। आप डिनर कीजिए, फिर पुलिस थाने पहुँचिए। तब तक मैं उन दोनों को लेकर पहुँचता हूँ। उन्हें तेरे कहने पर थाने आना कबूल होगा? क्यों भला? मेरी उनसे दोस्ती हो गई है। क्या कहने? कितनी उम्र है उस सनत तिवारी की? 45-50 के बीच होगा। और बीवी? क्या नाम उसका? नाम नहीं मालूम, लेकिन वो उसे पिंकी कहकर पुकारता है भी पिंकी? जी, पिंक, गुलाबी, गोरी चिट्टी, ऐसे ही है। उम्र क्या है? हस्बैंड जितनी ही? नहीं। अच्छा, दरअसल वो दूसरी बीवी है। तो साफ क्यों नहीं कहता कि नौजवान घोड़ी है? 16 की है, 17 की? अरे अंकल, आप तो उसे नाबालिग बता रहे हैं। ठीक है, बालिग है, आगे बोल। 20-21 की होगी। हवाई बात समझ में? तेरी दोस्ती पिंकी से हुई है, पिंकी से नहीं। चुप करो जी, शोभा बोली। ये ऐसा लड़का नहीं है। है भी तो क्या है? भाई देवे, तू क्यों जहमत करता है? यूं ही सुदेश बोला। कोई खास वजह नहीं। जासूसी नॉवल पढ़ के खुद को शेरलॉक होम्स तो नहीं समझने लगे? अरे नहीं अंकल, कहाँ शेरलॉक होम्स। यानी तू खुद को भी उससे भी सवाया समझता है? नहीं अंकल। ठीक है, जैसा बोला है कर। सुदेश उछल कर खड़ा हुआ। अरे क्या कर रहे हो वैसे? शोभा बोली। कहाँ भेज रहे हो? ये खाना नहीं खाएगी। ये खाना नहीं खाएगा। मुझे अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। जासूस बनने की ललक ने भूख उड़ा दी है, भोंसले बोला। वांदा नहीं शोभा, वांदा नहीं। इसे जो बात है उसे करने दे। माँ बाप की छत छाया से दूर होकर भी मनमानी न कर सका तो फिर क्या क्या फ़ायदा हुआ? हम भी तो इसके माँ बाप जैसे हैं है नहीं। अब छोड़ पीछे लड़के को। मेरा भी जाके डिनर देख। ड्रिंक्स का मज़ा तो मारा ही गया है, अब डिनर तरीके से सर्व कर। मुनमुनाती हुई शोभा वहाँ से पहुँच गई। मुनमुनाती हुई शोभा वहाँ से चली गई। सुदेश भी यूं रुखसत हुआ जैसे अंदेशा हो कि जरा देर हुई तो रोक लिया जाएगा। अध्याय 3। आनंद भोसले थाने में अपने ऑफिस में मौजूद था। टेलीफोन की ओट में उसने एक मिनी टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, जिसे जरूरत पड़ने पर वो चुपचाप ऑन कर सकता था। मेज पर रखे टेबल लैंप का रुख विजिटर चेयर्स की ओर कर दिया गया हुआ था, ताकि जो कोई उनमें से किसी पर आकर बैठता, तीखी रोशनी में उसके चेहरे पर जाहिर होता हर भाव साफ चमकता। सब इंस्पेक्टर अनिल दवे मेज के पहलू मेज की पहलू में खड़ा था। वो लड़की दिव्या मेहता। सब इंस्पेक्टर अनिल दवे मेज के पहलू में खड़ा था। वो लड़की दिव्या मेहता आ गई? भोसले ने पूछा।
हाँ साहब, दवे बोला। मानक मोइले, वो भी। पहले दिव्य मेहता को बुलाओ। सहमति में सिर हिलाता दवे दवे बाहर गया और दिव्य मेहता के साथ लेकर लौटा। बैठो, हौसले बोला। दिव्या एक विस्टर चेयर पर बैठ गए। अब क्या है, वो बोली। क्या है, भोसले उछलपूर्ण स्वर में बोला। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कल यार्ड पर मेरा बयान ले तो चुके आप। ये डबल मर्डर का केस है मैडम। ऐसे केस में बहुत बार पूछना जरूरी होता है। उस वक्त वही सवाल किए गए थे जिसकी कोई फौजी अहमियत थी, इसलिए आपसे फिर से गुफ्तगू करना जरूरी है। अब क्या पूछेंगे? कुछ नए सवाल पूछेंगे, कुछ पुराने सवालों को जवाब की तस्दीक करेंगे। पूछिए आरत, पूछिए, कीजिए तस्दीक। आई हैव नथिंग टू हाइड। दैट्स वेरी गुड। दैट्स वेरी गुड। फिर तो आप हर सवाल का सीधा और सच्चा जवाब देंगे। जाहिर है। थैंक यू। विलासराव मोडक से कब से वाकिफ थे? यही कोई 2 साल। एंड शिवा राजाराव से? उतने ही अरसे से आपका विलासराव मोडक से क्या क्या रिश्ता था? क्या मतलब है आपका? मतलब आप समझ गई हैं, मेरा इशारा उसी रिश्ते की तरफ है जिसकी वजह से आपको तलखी से मतलब पूछना सूझा। वाकफियत में आशिकी का कोई दखल था आपकी तरफ से या मकतूल की तरफ से, या दोनों तरफ से? नहीं, मोडक साहब मेरे पिता की उम्र के थे। यूँ कहना, यूँ आपका इशारा करने बड़ी उम्र के साथ तरफ है। यूँ आपका इशारा उनकी बड़ी उम्र की तरफ है। तो मेरा ये कहना है कि शादी के बाजार में उम्र दराज होने की वजह से दौलतमंद आदमी की एलिजिबिलिटी नहीं घटती। इसलिए जवाब दीजिए, अब दोनों में कभी शादी की बात चली थी? कभी नहीं। सुना है मकतूल की वसीयत को रूम में प्रोबेट कोर्ट द्वारा आपको उसकी संपत्ति का स्पेशल कस्टडियन अपॉइंट किया गया है। ठीक सुना है। वसीयत के प्रावधान ऐसे हैं कि अब आप ही तमाम संपत्ति की मालिकिन होंगी। हाँ, आपका मकतूल से कोई रिश्ता नहीं है। दुरुस्त। फिर भी उसने आपके हक में वसीयत की, मेरे हक में नहीं की। उसने जिगरी दोस्त के हक में की, जो उनका मेजर 95% का बेनिफिशियरी था। लेकिन यूं ही कि हालत ने आपको 100% का बेनिफिशियरी बना दिया। इससे कोई खास वजह इसकी कोई खास वजह है भी तो उसका कत्ल से क्या रिश्ता है? रिश्ता हो सकता है, वजह समझ में आएगी तो रिश्ता समझ में आएगा। वजह आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं कोशिश करूँगा समझने की। उससे आपका कोई लेना देना नहीं। हो सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन इसका फैसला आ, इसका फैसला आपने नहीं, मैंने करना है। हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन इसका फैसला आपने नहीं, मैंने करना है। लेकिन इसका फैसला आपसे नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका फैसला आपने नहीं, मैंने करना है कि वो किस वजह से मेरा कोई लेना देना है या नहीं, इस केस से मेरा कोई लेना देना है या नहीं। आपकी वजह जानने की जिद मेरी जाती मामलात में दखल अंदाजी होगी।
हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका फैसला आपने नहीं मैंने करना है कि वजह से मेरा कोई लेना देना है या नहीं। आपकी वजह जानने की जिद मेरे जाति मामलात में दखल अंदाजी होगी। आप भूल रही हैं कि कोई छोटी मोटी वारदात नहीं हुई, एक दोहरा कत्ल हुआ है। ऐसे मामलात में हमें हर बात दरियाफ्त करने का और जानने का अख्तियार है। वो खामोश रही। आपकी आमदनी का जरिया क्या है? जी, क्या यह सच नहीं कि आपकी आमदनी का कोई प्रत्यक्ष जरिया नहीं, लेकिन फिर भी आप ठाठ से रहती हैं? कैसे रहती हैं? क्योंकि कैसे न कैसे आपको मकतूल विलास राव मोडक से पैसा हासिल होता था। इस बात का केस से कोई रिश्ता है? क्या यह सच नहीं कोई 2.5 साल पहले आप एक बुटीक स्टोर पर मामूली तनख्वाह की एवज में सेल्स गर्ल्स की मामूली नौकरी करती थी और अपने गुजारे के लिए सिवाय उस मामूली तनख्वाह के आपका कोई आसरा नहीं था। फिर एकाएक आपने स्टोर की मालकिन से उसकी मुंह मांगी कीमत अदा करके स्टोर खरीद लिया और स्टोर की सेल्स गर्ल्स से उसकी मालकिन बन गई। आपने उस स्टोर को एक्सपेंड किया, खूब धंधा चमकाया और फिर भारी मुनाफे पर स्टोर बेच दिया। तब से आज का दिन है कि आपने रिजक कमाने के लिए कोई काम नहीं किया। कुछ किया तो ये कि स्टॉक एक्सचेंज में किस्मत आजमाई और वहाँ भी आपकी किस्मत ने आपका खूब साथ दिया। इन तमाम कामयाबियों के लिए आला किस्मत की भी नहीं, आला दिमाग की भी ज़रूरत होती है मैडम। वो आला दिमाग किसका था? आपका तो यकीनन नहीं था। उसने जवाब न दिया। हमें विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि आपकी फिनोमिनल तरक्की की शुरुआत और आपकी विलासराव मोडक से एसोसिएशन एक ही वक्त में शुरू हुई थी और वो एसोसिएशन मकतूल की मौत एक गहरी आत्मीयता की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। कहिए मैं गलत कह रहा हूँ? नाजायज़ कह रहे हैं। मेरी गुज़श्ता ज़िंदगी को यूँ कुरेदने का आपको कोई अख्तियार नहीं। दिस इज़ अ मैटर ऑफ ओपिनियन मैडम। आपको लगता है कि मुझे अख्तियार नहीं है, मुझे लगता है कि है। दूसरे, जब कोई उम्रदराज शख्स किसी नौजवान लड़की में दिलचस्पी लेता है और नौजवान लड़की उसके लिए उसे टोकती नहीं और फ़ौरन बाद से उसकी माली हैसियत का ग्राफ आसमान छूने की कोशिश करने लगता है ना चाहते हुए भी हमें ये राय कायम करनी पड़ती कि वो रिश्ता सात्विक नहीं हो सकता। वो उछलकर खड़ी हुई। आप मेरे पर बहुत घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तीखे स्वर में बोली। बैठ जाइए, मैं इन वाहियात बातों को सुनने के लिए 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। आपको रुकना पड़ेगा, आप यूँ यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं यहाँ गिरफ्तार हूँ। हो सकती हैं। गिरफ्तार की वजह से आपकी जो फजीहत होगी और नहीं तो उसको ध्यान में रख के ही बैठ जाइए। ये जुल्म है, धांधली है। मैं ज़रा जुदा मिजाज का इंस्पेक्टर हूँ, इसलिए औरत पर जुल्म के धांधली के खिलाफ हूँ। लेकिन मैंने नौकरी भी बजानी है, उस कुर्सी की भी खिदमत करनी है जिस पर मैं बैठा हूँ, उस तनख्वाह को भी जस्टिफाई करके दिखाना है जो मुझे मिलती है। इसलिए जुल्म भी होगा और धांधली भी होगी। वो खामोश रही। उसने बेचैनी से पहलू बदला। आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बातें क्यों अहम हैं। चेहरे पर तीव्र विरोध और अनिच्छा के भाव लिए वो वापस बैठ गई। कल सुबह इतवार को आप सी हॉक पर कब पहुंची थी? मैंने बताया तो था कि मेरे रेल पर से उलटकर समुद्र में गिरने से 10 या 15 मिनट पहले। यार्ड पर कितनी देर मौजूद रही थी? थोड़ी देर, कुछ ही मिनट, उतनी देर में जितनी की लाशें दिखाई देने में लगी थी। कल सुबह किसी ने भी आपको यार्ड पर पहुंचते नहीं देखा था। ऐसा क्यों हुआ? मैं क्या बताऊं? लेकिन फिर किसी ने देखा भी था, कल नहीं तो कभी और देखा था। जी, हमारे पास एक गवाह है जिसने आप जैसी एक हसीन और नौजवान लड़की को शनिवार दोपहर बाद यार्ड पर सवार होते देखा था। उसका चेहरा फक पड़ गया। आप इस बारे में क्या कहती हैं? कौन है वो गवाह? वो दिलेरी से बोली।
उसे मेरे सामने लाओ। आप परसों शनिवार दोपहर बाद मुरन में थी। खामखा जवाब दीजिए, आप मुझे जुबान देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सवाल को टालने की कोशिश कर रही हैं। ये चोर बहकाने में आप कामयाब नहीं होने वाले। अच्छा जी हाँ, वो दृढ़ता से बोले। मैं मैं चोर बहका रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं। दबे भोसले अपने सब इंस्पेक्टर की तरफ घूमा। उस सेल्समैन मानक मोहिले को बुलाया और पता करो कि क्या मिस्टर एंड मिसेस तिवारी आ गए। आ गए हों तो साहब, दबे बोला, तो सबको यहाँ लेकर आओ। दबे सहमति से मैं सिर हिलाता बाहर गया। वो लौटा तो उसके साथ मानिक मोहिले सनत तिवारी उसकी बीवी थे। सबके पीछे झिझकता सा चोरों की तरह भीतर कदम रखता सुदेश शिंदे था। वो तीनों दबे के साथ थानाध्यक्ष की मेज की तरफ बढ़े तो सुदेश शिंदे जानबूझकर एक और सड़क गया, यूं टिटक कर खड़ा हो गया जैसे किसी भी क्षण उसे गेट आउट का हुक्म मिलने का अंदेशा हो। वो लोग करीब पहुंचे तो दिव्या ने सिर उठाकर आगंतुकों का मुआयना किया। मोहिले के लिए उसके चेहरे पर एक क्षीण मुस्कुराहट आई और लुप्त हो गई। बाकी दो जनों के लिए उसके चेहरे पर कोई भाव न आया। उसने एक उड़ती निगाह सुदेश पर डाली। मेरी साली का लड़का, भोसले बोला, मेरे से मिलने यहाँ आया है। आपको इसकी यहाँ मौजूदगी से कोई एतराज़ है तो मैं इसे यहाँ से चलता कर सकता हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं हो, वो बोले। क्यों होगा भला? कानूनी मिजाज है आपका, इसलिए सोचा शायद हो। नहीं है। गुड। भोसले ने प्रश्न सूचक नेत्रों से सनत तिवारी की तरफ देखा। उसने एक गुप्त निगाह दिव्या पर डाली और फिर वापस सनत तिवारी की तरफ देखा। मियाँ बीवी में खुसर फुसर हुई। फिर तिवारी ने भोसले की तरफ देखा और इनकार में सिर हिलाया। भोसले ने सुदेश की ओर निगाह उठाई। सुदेश ने हौले से अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। भोसले बोला, आप लोग बाहर जाके बैठिए, अभी आ जाइए। अभी अभी जाइएगा नहीं? जाने को बोला जाए तो जाइएगा। तिवारी पति पत्नी सहमति से सिर हिलाते वहां से चले गए। तुम, वो मानक मोहिले से बोला, बैठो। मोहिले एक कुर्सी पर बैठ गया। तुम मुंबई की एक ट्रेडिंग कंपनी में सेल्समैन हो? हाँ, मोहिले संजीदगी से बोला। कल सुबह तुम बीच पर मकतूल विलासराव मोडक से मिलने की उम्मीद में मंडरा रहे थे? हाँ। उससे वाकिफ थे? नाम से वाकिफ था, सूरत से नहीं। दूसरे मकतूल के बारे में क्या कहते हो? मेरे दोनों से ही कभी रूबरू मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन तुम मोडक से मुलाकात में तमन्नाई थे, इसलिए बीच पर मौजूद थे। तुम्हारी निगाहों का मरकज मोडक का यार्ड था। हाँ, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि मैडम कब पायर पर पहुंचे और कब यार्ड पर सवार हुए? मैंने इन्हें यार्ड पर सवार होते नहीं देखा था, लेकिन मालूम है इन्होंने ऐसा कब किया था। इनके समुद्र में गिरने से कोई 15 मिनट पहले, जबकि कुछ देर के लिए यार्ड की तरफ मेरी तवज्जो हट गई थी। ये उस वक्त से आगे आगे पीछे वहाँ पहुँची होती तो मैं उन्हें पायर पर भी देखा होता, यार्ड की तरफ रवाना होते भी देखा होता, पर जाकर यार्ड पर सवार होते भी देखा होता। पहली बार तुमने इन्हें तभी देखा था जबकि ये यार्ड की रेलिंग पर प्रकट हुई थी। हाँ। रेलिंग पर कितनी देर ठहरी? एक आध मिनट, फिर उस पर से उलटकर समुद्र में जा गिरी। तुम्हें ये डूबती लगी, इसलिए तुमने इन्हें डूबने से बचाना अपना फर्ज समझा। तुमने बाकायदा अपना फर्ज निभाया। उस कोशिश में किनारे से इन तक पहुंचने में तुम्हें कितना टाइम लगा? मालूम नहीं। उस वक्त टाइम की तरफ तवज्जो देने की सूझ कहाँ थी मुझे। मैं टाइम का हिसाब रखता है, जल्दी इन तक पहुंचने की कोशिश करता। कोई अंदाजा ही बताओ। 3-4 मिनट तो लगे ही होंगे। उस दौरान ये डूबती उतराती पानी में हाथ पांव पटक रही होंगी। ऐसा तो शायद नहीं था। इन्होंने तो 2 बार गोता खाया था और पानी की सतह पर निकल आई थी। तीसरी बार गोता खाकर सतह पर आने से पहले मैं इनके पास पहुंच ही गया था। तुम ये यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम्हारे इन्हें यार्ड की रेलिंग पर देखने के 15 मिनट पहले यार्ड पर पहुंची थी? मैंने रेलिंग पर इन्हें देखने के 15 मिनट पहले नहीं कहा था। मैंने इन्हें पानी में निकालने से 15 मिनट पहले कहा था। इस लिहाज से रेलिंग पर मैंने इन्हें 11 या 12 मिनट पहले देखा होगा।
इनकी यार्ड पर पहुंचने का टाइम फिक्स करने का तुम्हारे पास यही जरिया है कि सिर्फ एक वक्फा ऐसा था जबकि तुम्हारा ध्यान यार्ड की तरफ नहीं था? हाँ, मैंने पहले ही कहा कि ये उस वक्फे से पहले या बाद में वहाँ पहुंची होती तो मैं इन्हें ज़रूर देखा होता। लिहाजा ये निश्चित है कि वो वक्फा इनको पानी से निकाले जाने के ऐन 15 मिनट पहले का था। मेरे ख्याल से हाँ। तुम होटल श्री माया में ठहरे हुए हो? हाँ। यार्ड पर मुझे अपना बयान देकर जब वहाँ से रुखसत हुए तो वापस होटल लौटे थे? हाँ। वो मैडम से तुमसे संपर्क किया था? हाँ। फिर पहले हम एक बार में गए थे और उसके बाद प्रिंसेस टू नाम के यार्ड पर गए थे, जो कि दूसरी मेम साहब की मिस महक भटनागर की मिल्कियत है, जिसने कि इन्हें डूबने से बचाने के अभियान में तुम्हारा साथ दिया था। हाँ। बार में फिर प्रिंसेस टू पर जाने की राय इन्होंने दी थी? हाँ। पहले कभी महक भटनागर से मिलने का इत्तेफाक हुआ था? नहीं, कभी नहीं। प्रिंसेस टू पर जाने की कोई खास वजह थी? वो हिचकिचाया। उसने सशंक भाव से दिव्या की तरफ देखा। ये, दिव्या बोले, मेरी दरखास्त पर वहाँ गए थे। मेरा सवाल इनसे था। मेरा भी यही जवाब है, मोहिले बोला। आगे वहाँ क्या हुआ? तुमने क्या किया? वहाँ से कब लौटे और लौटने के बाद क्या किया? इंस्पेक्टर साहब, इन बातों को हत्याओं से कोई रिश्ता नहीं। मुझे पता चला है कि प्रिंसेस टू किनारा छोड़कर अपनी समुद्री यात्रा पर 3-1 बजे रवाना हुआ था। ये बात ठीक है? मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? मुझे नींद आ गई थी। नींद कब खुली थी? तब जबकि यार्ड किनारे से बहुत दूर बीच समुद्र में कहीं पहुंचा हुआ था। तब तुमने क्या किया था? मैंने उस केबिन से बाहर निकलने की कोशिश की थी जिसमें मैं सोया था। कोशिश की थी? क्या मतलब? मुझे केबिन का दरवाज़ा बाहर से बंद मिला था। ऐसा क्यों? कोई ख़ास वजह नहीं थी। बाद में महक भटनागर ने मुझे बताया कि दरवाज़ा उसकी बेध्यानी में उससे बंद हो गया था। खुला कैसे था? मैंने काफ़ी देर उसे भीतर से खटखटाया, आवाज़ें भी लगाई थी, तो आखिरकार खुला था। महक भटनागर ने खोला था? हाँ, बोला तो बंद होने की वजह से इससे बताई थी कि बेध्यानी में ऐसा हो गया था। हाँ। तुम्हारे सोते के दौरान एकाएक समुद्री यात्रा पर रवाना हो जाने की भी कोई वजह बताई थी या नहीं? बताई थी। उसने कहा था कि उसे लगा था कि सीहॉक पर मौजूद पुलिस वाले समझ रहे हैं कि हम लोग सीहॉक की तरफ कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे थे, इसलिए उसने कुछ अरसे के लिए समुद्री यात्रा पर निकल चलना मुनासिब समझा। उस क्षण देवर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर होंठ भींच लिए। सोते से जागे किस वक्त थे? भोसले बोला। शाम को किसी वक्त सूरज डूबने के टाइम के करीब, मोहिले ने उत्तर दिया। हौले हौले मेज खटखटाता भोसले कुछ क्षण सोचता रहा। उस दौरान एक बार उसकी निगाह अपने मातहत सब इंस्पेक्टर से मिली। फिर बोला, मेरा दिल गवाही देता है कि लाशों की बरामदगी के बाद ऐसा कुछ हुआ जो उजागर नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप लोग उसे पुलिस की तवज्जो में नहीं आने देना चाहते। ये रवैया आप लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बन सकता है। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को रुखसत कर रहा हूँ, लेकिन खुद अपने खातिर मेरी बात को चेतावनी समझकर इस पर गौर कीजिएगा। पुलिस से लुका छिपी का खेल खतरनाक होता है। जो बात अभी आपको मैं कह रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा आइंदा वो आपको बुरा वक्त आपको न कहने लगे। अब आप लोग जा सकते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सुदेश बोला। भोसले ने सबको पाक कर उसकी तरफ देखा। मेरे एक सवाल पूछ लेने से क्या फ़र्क पड़ता है अंकल? वो दबे सर में बोला। जवाब देने वाले को जवाब से एतराज होगा तो मैं जिद नहीं करूँगा। किससे पूछना चाहता हूँ? मिस्टर मोइले से। इसका तुमसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं बनता, भोसले मोइले से बोला। तुम चाहो तो जवाब देने से इनकार कर सकते हो। इस बाबत मैं सवाल सुन के सोचूंगा, मोइले बोला। ठीक, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? थैंक यू, सुदेश बोला। मिस्टर मोइले, मेरा सवाल ये है, क्या मैडम ने कभी ख़ास तौर से आपसे पूछा था कि आपकी बीच पर मौजूदगी के दौरान क्या कोई ऐसा वक्फा आया था कि जबकि किसी भी वजह से आपकी तवज्जो मकतूल से यार्ड की तरफ नहीं था? पूछा था। क्या यह सच नहीं है कि जवाब हाँ में पा चुकने के बाद ही मैडम उस वक्त जिक्र किया था कि जबकि ये यार्ड पर पहुंची थी? बोले ने उत्तर न दिया। उसकी एक गुप्त निगाह दिव्या पर डाली और फिर परे देखने लगा। एक हाथ आपके होटल में पहुंची। स्वदेश आगे बढ़ा।
इन्होंने आपको ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया और ख़ास तौर से बड़ी शिद्दत से आपसे ये सवाल किया कि ऐसा क्यों कर हुआ कि आपने उन्हें यार्ड पर सवार होते न देखा। तब क्या इन्होंने खुद ही बीच में कोई ऐसा वक्फा आया होने की संभावना व्यक्त नहीं की थी, जबकि आप यार्ड पर निगाह रखे न रह पाए होते? क्या ये सच नहीं कि मैडम ने बहुत चतुराई से आपको ड्रिंक्स पेश करके मनोहार करके आपसे उस वक्फे की बाबत जानकारी निकलवाई थी? दिस इज शेयर नॉनसेंस, मोइल अहमद करके बोला। मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहना। और वो यार्ड प्रिंसेस टू का क्या इसलिए का एक समुद्री यात्रा पर नहीं निकल पड़ा था क्योंकि समुद्र में कहीं उसने किसी दूसरी यार्ड से मिलना था? मुझे नहीं मालूम। मैं कैबिन में सोया पड़ा था। मेरे जागने और ऊपर डेक पर पहुंचने के वक्त यार्ड मोरूट की तरफ वापस लौट रहा था, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि आगे समुद्र में कोई यार्ड मिला था या जंगी जहाज। फिर भी नो फिर भी आई एम लीविंग। वो उठा और लंबे डग भरता हुआ बाहर को चल पड़ा। तत्काल दिव्या भी उसके पीछे ही बोली। उन सवालों का क्या मतलब था? पीछे भोसले बोला। सोचो अंकल, सुदेश ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। सूझ जाएगा। क्या सूझ जाएगा? मुझे अफसोस है कि सनत तिवारी मैडम की शिनाख्त उस लड़की के तौर पर न कर सका जिसे उसने शनिवार को यार्ड पर सवार होते देखा था। लेकिन गैरतलब बात यह है कि अंकल कि उसने उस इतवार को भी नहीं देखा था जबकि वो कहती कि वो यार्ड पर पहुंची थी। उसने उसे यार्ड के डेक पर आते देखा था, रेलिंग पर पहुंचते देखा था, उस पर से अपने आप को समुद्र में गिरते देखा था, लेकिन यार्ड पर पहुंचते नहीं देखा था। लड़के, उसने अपने आप को समुद्र में गिराया नहीं था। वो लाशें देखी होने के सदमे में बेहोश होकर गिरी थी। वो ऐसा कहती है, लेकिन सनत तिवारी ऐसा नहीं कहता। वो दावे के साथ कहता है कि वो जानबूझकर गिरी थी। इन बातों से तुम मेरे पहले सवाल का जवाब भूल कर गए हो। कौन सा पहला सवाल? तुम्हें मालूम है कौन सा पहला सवाल? क्योंकि तुमने ये कहा कि प्रिंसेस टू अपनी समुद्री यात्रा के बीच समुद्र में किसी दूसरे यार्ड से मुलाकात करने के लिए निकला था। अंकल, आप आप ही ने मुझे बताया था कि सीहोक का इतवार दोपहर बाद 3 बजे समुद्र तट से किसी ट्रिप पर निकल जाना पूर्व निर्धारित था। शनिवार दोपहर से लेकर उस वक्त के करीब तक के लिए मकतूल मोडक ने यार्ड के सारे क्रू को 24 घंटे की छुट्टी दे दी हुई थी। क्रू के लौट आने के बाद 3 बजे यार्ड अपनी समुद्री यात्रा पर निकल चलने वाला था। लेकिन असल में देखिए क्या हुआ। जिस यात्रा पर सीहॉक ने निकलना था उस पर प्रिंसेस टू निकला और फिर सूरज डूबने के वक्त वह आसपास वापस लौट आया। क्या इसका साफ मतलब ये ना हुआ कि जिस अभियान पर सीहॉक ने निकलना था उस पर प्रिंसेस टू निकला और अभियान पूरा करके लौट आया? अभियान? हाई सीज पर किसी दूसरे यार्ड से मुलाकात? और क्या समुद्र में और क्या हो सकता था? बाय द वे, प्रिंसेस टू की मालकिन महक भटनागर अब कहाँ है? उससे तो मैंने चला जाने दिया। उसका सिवाय इसके किसी बात से क्या वास्ता था कि उसने एक डूबती लड़की को बचाने में मदद की थी? इस बात पर वही कोई रोशनी डाल सकती थी कि कल दोपहर बाद उसका यार्ड कहाँ जाकर लौटा था और जहाँ गया था वहाँ क्यों गया था। मुझे इस बात का केस से कोई रिश्ता तो नहीं जान पड़ता, लेकिन उसे ट्रेस किया जा सकता है और फिर उस बाबत उससे सवाल किया जा सकता है। फिर क्या बात है? वो विटनेस सनत तिवारी हमारे काम में फेल हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी हमें उसे रोक के रखना चाहिए। दवे, हाँ साहब, दवे तत्पर स्वर में बोला। वो मियाँ बीवी बाहर बैठे होंगे, उनको बोलो कि ये थाना अध्यक्ष का हुक्म है कि उन्होंने थाने में खबर किए बिना, थाना अध्यक्ष की इजाज़त के बिना शहर नहीं छोड़ना। जी साहब। और फिलहाल उन्हें चलता करो। जी साहब। दबे बाहर गया और उल्टे पांव लौटा। साहब, वो बोला, बाहर मुंबई से एक आदमी आया है जो अपना नाम जयंतीलाल सोलंकी बताता है। क्या चाहता है? आपसे मिलना चाहता है। ये कोई टाइम है मिलने का? उसे बोले सुबह आए। अपने आप को बड़ा वकील बताता है। अच्छा, बुलाओ। दिव्या मेहता के साथ जयंतीलाल सोलंकी वहाँ पहुँचा। इंस्पेक्टर साहब, वो दबंग सर में बोली, इनसे मिलिए, ये मिस्टर सोलंकी मेरे वकील हैं।
ओह, तशरीफ़ रखिए मिस्टर सोलंकी। आप भी मैडम? मुझे नहीं मालूम था कि रूटीन पूछताछ के लिए मैडम जब यहाँ पर आई थी तो साथ में मुंबई का बड़ा वकील लेकर आई थी। ऐसा नहीं है, सोलंकी धीरे से बोला। मैं दिव्या के साथ नहीं आया था, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। ये इत्तेफाक से मुझे बाहर मिल गई थी और इन्होंने खड़े पैर आपको अपना वकील अपॉइंट कर लिया। आप फिर गलत कयास लगा रहे हैं, मैं पहले से दिव्या का वकील हूँ। बहरहाल पहले से हैं या अब से हैं, लेकिन हैं। वो तो है। क्या मशवरा दिया आपने अपने क्लाइंट को? वही जो एक अच्छे वकील को अपने निर्दोष क्लाइंट को देना चाहिए। आई एडवाइज हर टू स्पीक ट्रूथ, द होल ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ। दैट्स वेरी नोबल ऑफ यू। आप अभी जो चाहें इससे पूछें, मैं आपको आश्वासन देता हूँ ये आपके हर सवाल का सीधा सच्चा और ईमानदार जवाब देंगे। पहले तो इनका रवैया ऐसा नहीं था। ये भी तो याद कीजिए कि पहले आपका रवैया कैसा था। वो तमक कर बोले, धमका रहे थे, अंजाम से डरा रहे थे, वार्निंग जारी कर रहे थे। माय डियर, सोलंकी हाथ उठाकर उसे रोकता हुआ बोला, अब जब मैं आ गया हूँ, बराए मेहरबानी मुझे बात करने दो। वो खामोश हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी खिदमत में एक क्लू पेश करना चाहता हूँ जिसकी बाबत मेरा ख्याल है वो मौजूदा इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के लिए बहुत कारगर कारआमद साबित हो सकता है। अच्छा, जी हाँ। आपकी जानकारी लिए मकतूल विलासराव मोडक भी मेरा क्लाइंट था और उसकी ज़िंदगी में उसके सारे कानून मसाइल को मैं हैंडल करता था। ऐसा एक मसला एक मेंबर बिजनेस डील का था जिसका बयाना भर के डील को फाइनल करने के लिए मिस्टर मोडक ने 3 महीने का टाइम हासिल किया हुआ था, जो कि शनिवार रात 12 बजे ख़त्म होने वाला था। उस टाइम के भीतर अगर मिस्टर मोडक ने डील के लिए अपनी मंजूरी दूसरी पार्टी को भेजनी थी, जो कि हैरानी है कि उन्होंने नहीं भेजी थी। हैरानी इसलिए कि 3 महीने के ऑप्शन के वक्फे में किन्हीं खास और चमत्कारी वजूहत से उस प्रॉपर्टी की कीमत डबल 15 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो गई थी, जिसका कि शनिवार आधी रात से पहले डील फाइनल होना था। दूसरे मिस्टर मोडक की वसीयत के मुताबिक उनकी वारिस दिव्या मेहता है। मैंने प्रोबेट का कोर्ट मैंने प्रोबेट को मैंने प्रोबेट कोर्ट में अर्जी लगाकर इसे मिस्टर मोडक की स्टेट का कस्टोडियन और एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करवा लिया है। अपनी उस हैसियत में इसे इस बिना पर ऑप्शन का टाइम बढ़वाने का अख्तियार है कि ऑप्शन होल्डर का बहुत गैर मामूली हालात में एक कत्ल हो गया था। उस डील के लिए अपनी प्रोविजनल मंजूरी दिव्या पहले ही साइन कर चुकी है। मेरे ख्याल से तो ये सिलसिला नहीं चलने लगा। ऑप्शन ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई और उसे दूसरा जना कैसे रिवाइज कर सकता है। ऐसा सोचना जज का काम है। ऐसा कोई मसला मुकदमेबाजी के बिना आजकल हल नहीं होता, इसलिए मुकदमा तो चलेगा, उसे मैं अपने क्लाइंट के लिए जीत कर दिखाऊंगा। वकील साहब, मेरी मुबारकबाद एडवांस में कबूल कीजिए, लेकिन आप कोई क्लू पेश करने वाले थे? हाँ। वो क्या है कि अब इतना कुछ हो चुकने के बाद एक आग मुझे पता चला है मिस्टर मोडक उस डील के लिए अपनी मंजूरी जारी करके मरे थे। अच्छा, जी हाँ। आपको कैसे मालूम? उसने अपनी जेब से एक लंबा लिफाफा निकाला और उसे भौंसले के सामने डालता हुआ बोला, ऐसे मालूम। गौर फरमाइए कि पाने वाले की जगह उस लिफाफे पर मेरा नाम और मेरी लॉ फर्म सोलंकी एंड ढोलकिया सॉलिसिटर्स का नाम और मुंबई के फोर्ट के इलाके में स्थित हमारे ऑफिस का पता दर्ज है। इस पर ठुकी डाक खाने की गोल मोहर बताती कि शनिवार 11 दिसंबर सन 2004 को, यानी कि परसों शाम को 5 बजे से पहले मुरुड में पोस्ट किया गया था। कैसे मालूम कि 5 बजे से पहले पोस्ट किया गया था? आखिरी डाक शाम 4 बजे, साढ़े 4:50 पर निकलती है। ऐसे मालूम। मैंने डाक खाने से तस्दीक की है कि आखिरी डाक शाम 4:50 पर निकलती है। दूसरे मिस्टर मोडक ने खुद भी इस बात की तस्दीक की है। कहाँ? उसने लंबे लिफाफे की तरफ इशारा किया। इसमें क्या है? भोसले ने पूछा। आप देखिए देखिए कि भीतर मिस्टर मोडक द्वारा वक्त रहते मैसेज कोठारी एंड ओसवाल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड बिल्डर्स, 11 रोजवुड चैम्बर, तार दे, मुंबई को लिखी चिट्ठी की कार्बन कॉपी है।
जिसकी ओरिजिनल के जरिए उन्हें डील की मंजूरी हर साल की गई है और वजह बयान की गई है कि क्यों मंजूरी को आखिरी क्षण तक रोक के रखा गया था। देखिए कि चिट्ठी का यहाँ ख़त्म हुई है। वहाँ उपलब्ध स्पेस पर मिस्टर मोडक ने अपने हैंड राइटिंग की टिप्पणी दर्ज है कि उन्होंने मूल प्रतिलिपि संबंधित पार्टी को मुरुट से खुद अपने हाथ से शनिवार दोपहर बाद शाम 5 बजे से पहले पोस्ट कर दी है। देखता हूँ। भोसले ने लिफाफे में से निकालकर चिट्ठी की कार्बन कॉपी का मुआयना किया। उसने कई बार चिट्ठी को उल्टा उल्टा फिर वो बोला, आपका कहना है कि ये चिट्ठी उन्होंने मुंबई में अपने ऑफिस में तैयार कराई थी और मुरुड के लिए रवाना होते वक्त इसे साथ लेकर गए थे? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो चिट्ठी की कार्बन कॉपी फाइलिंग के लिए पीछे ऑफिस में छोड़ गई होती। मिस्टर मोडक मुरुड से पोस्ट करने के लिए खाली ओरिजिनल अपने अपने साथ लेकर गए होते। ठीक, गौर फरमाइए कि भेजने वाले के पते की जगह साफ कैंप ऑफिस सीहोग मुरुड लिया है। सही फरमाया आपने। इसका मतलब है कि 8 पर टाइपराइटर उपलब्ध था। हाँ, था तो सही। भोसले याद करता बोला, हाँ, वक्ते ज़रूरत इस्तेमाल के लिए एक पोर्टेबल टाइपराइटर यार्ड पर उपलब्ध था जिसे मिस्टर मोडक खुद भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिसे ज़्यादातर उनका दोस्त और साथी राजाराव इस्तेमाल करता था। जो आपकी जानकारी के लिए अर्ज है, कभी मिस्टर मोडक का सेक्रेटरी हुआ करता था। उनकी तमाम खतों किताब वही टाइप किया करता था। आई सी। आपकी आगे जानकारी के लिए मैसेज कोठारी एंड ओसवाल ने मुझे यकीन दिलाया है कि उन्हें चिट्ठी नहीं मिली। मैंने उन्हें उनकी तरह यकीन दिलाने की कोशिश तो नहीं की थी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। चिट्ठी मिली होने की हामी बनने में उन्हें भारी नुकसान है, इसलिए उनका ये स्थापित करने के लिए जी तोड़ कोशिश करना स्वाभाविक है कि चिट्ठी उन्हें नहीं मिली। अंधे को दिखाई दे रहा था कि वो मिस्टर मोडक की एकाएक हुई मौत को कैश करने की कोशिश कर रहे थे। ये इंसानी फितरत है। हर कोई दूसरे को दुश्वारी को ट्रेजिडी को कैश करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लू कहाँ है? नहीं समझे? नहीं समझे? अभी तो नहीं समझा, लेकिन आप समझाएगा तो समझ जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, सोलंकी आगे को झुककर राजदाराना लहजे में बोला, उन दोनों पार्टनरों का कत्ल में हाथ है। जी? ये उन्होंने कत्ल कराया है या खुद किया है? वकील साहब, लगता है आपको एहसास नहीं कि आप कितनी खतरनाक भड़का हुआ गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। और आप भूलें कि वो डील एक मुश्त करोड़ों का दांव था। उन लोगों उन लोगों को मकतूल की मंजूरी न मिलने का मतलब था कि उन्हें 15 करोड़ रुपए और अतिरिक्त कमाए। इतनी बड़ी रकम के लिए कोई कत्ल नहीं कर सकता। मिस्टर मोडक का, ताकि वो अपनी मंजूरी पेश करने के काबिल ना रहे। क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन हो सकने में और होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हालात का सिर्फ इशारा है कि मिस्टर मोडक के कत्ल उन लोगों का हाथ है। सॉरी, मुझे ऐसा कोई इशारा नहीं दिखाई देता है। सॉरी, मुझे ऐसा कोई इशारा नहीं दिखाई देता। क्या आपको ये भी दिखाई नहीं देता कि कत्ल का वक्त मुकर्रर करने के लिए उस वक्त उस चिट्ठी की अहमियत है और चिट्ठी की तहरीर कत्ल के उद्देश्य की तरफ मजबूत इशारा है। आपको इस कोशिश के पीछे की
आपको इस कोशिश के पीछे कि वो दोनों पार्टनर कत्ल के केस में फंसे कोई खास मकसद जान पड़ता है? ठीक जान पड़ता है जी। मकसद है ख़ास है, लेकिन जाती नहीं। मैं इंसाफ के मंदिर का पुजारी हूँ, मैं इंसाफ होता देखना चाहता हूँ। अब मैं कुछ कहूँ? फरमाइए। आपको इंसाफ से कुछ लेना देना नहीं है, आप इंसाफ होता नहीं देखना चाहते, अपने क्लाइंट के हक में कोर्ट का फैसला होता देखना चाहते हैं। आपने खुद कहा आपने खुद कहा कि आपकी उन लोगों के मुकद मुकदमेबाजी होने वाली है, और उस मुकदमेबाजी में आप पुलिस को अपना मोहरा बनाने की तमन्नाएं जान पड़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो ज़रूर नहीं होगी। तब तक परे खड़ा सुदेश शिंदे धीरे धीरे मेज के करीब तक सरक आया था, और भांजली की पीठ के पीछे से उसने सामने खुली खिड़की की चिट्ठी का मुआयना कर रहा था। चिट्ठी पर वो धीरे से बोला, नीचे बाएं कोने में VMSR अंकित दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से कि ये सेक्रेटरियों का रेडिक स्कैनर होता है कि किसने डिक्टेशन दी थी और किसने उसे टाइप किया था। यहाँ VM का मतलब है वकील यकीनन बिलासराव मोडक, जिसने की डिक्टेशन दी थी, और SR स्टोनोग्राफर के नाम के प्रथम अक्षर हैं, जिसने की डिक्टेशन ली थी और चिट्ठी टाइप की थी। सन्नत तिवारी का कहना था कि उसने शनिवार शाम को यार्ड से लौटती उस लड़की देखी थी जिसके हाथ में कुछ चिट्ठियां थीं, जो कि उसने किनारे पर आकर लेटर बॉक्स में डाली थी। मुझे लगता है कि वो लड़की वही स्टेनोग्राफर थी जिसने यार्ड पर डिक्टेशन ली थी और टाइपिंग की थी, जिसके नाम के प्रथम अक्षर SR हैं, जो कि उसने उस चिट्ठी पर अंकित किए हैं। ज़रूर वो कोई ऐसा लोकल लड़की थी जिसे कि कैजुअल स्टेनोग्राफर के तौर पर यार्ड पर तलब किया गया था। लेकिन इस कॉपी पर, सोलंकी ने प्रतिवाद किया, मिस्टर मोडक के अपने हैंडराइटिंग में दर्ज है कि चिट्ठी उन्होंने खुद पोस्ट की थी। तो फिर उन्होंने ओरिजिनल पोस्ट की होगी, और इस SR इनिशियल्स वाली लड़की ने कॉपी पोस्ट की, उन्होंने कॉपी पेस्ट की होगी, कॉपी पोस्ट की होगी। भोसले मुस्कुराया और फिर सोलंकी से संबोधित हुआ। वो बोलिए वकील साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता? खुद फैसला कीजिए। सोलंकी के उठ खड़ा हुआ और तनिक उखड़े सर में बोला, मैं जो कहने आया था वो कह चुका, अब इजाज़त चाहता हूँ। भोसले ने सहमति में सिर हिलाया।